राजस्थान में, हिंदुस्तान में जितनी नकल की माफिया पनपार नकल हुई, ऐसी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। तो मैंने कहा कि सरकार जब वीक होती है तो चीट होती है, नकल होती है। सबसे ज्यादा नकल कहीं हुई तो राजस्थान में हुई। और उन बच्चों के जिन्होंने पेट काट कर किसी माँ बाप ने कोचिंग के लिए भेजा, इस उम्मीद के साथ जेईएन की, फार्मासिस्ट की, लाइब्रेरियन की, सब इंस्पेक्टर की जितनी नौकरियां थी, फिरका जितने संविदा पे काम करते हैं, उन सब संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे। 4 साल में समिति बनाई, लीपापोती करने के अलावा कुछ नहीं किया। उस संविदा कर्मी बापड़े आज तक भी धरना लगाए घूम रहे। राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक जो हालात है, आप भी आसपास सुनते हो। आज मैं अभी देख रहा था, रास्ते में आया तो हनुमानगढ़ में फिर किसी व्यापारी पर गोली चल गई। नकाबपोश आए, गोलियां चला गए। राजस्थान में इस तरीके का दृश्य कभी नहीं था कि इस तरीके से सड़कों पर गोलियां चलें। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो। मैंने कहा इस यात्रा का नाम लिखा दो, रख दो, भारत छोड़ो तो भारत जोड़ो तो छोड़ो, लेकिन राजस्थान को मरता छोड़ो, ये जरूर इनका नाम हो सकता है। क्योंकि राजस्थान की दीन दुनिया का रखवाड़ा कोई नहीं, जिस तरीके से उन्होंने हालात पैदा कर दी। 8,31,000 मुकदमे। आप ताजुब करोगे कि गांव में पहले छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो गांव के लोग चौपाल में बैठ के निपटा लेते थे। तो भाई थाने तक अपनी बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन 8,31,000 मुकदमे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान का सर्वाधिक बड़ा आंकड़ा अपराध का। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये प्रमाणिक सरकारी आंकड़ा। जब राजस्थान की कानून व्यवस्था की हालत ये हो जाए कि आदमी घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, दुकान पर सुरक्षित नहीं, मकान पर सुरक्षित नहीं, अस्पताल में सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं, तो इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो यही है। अब भ्रष्टाचार की कई बार चर्चा होती है। मोदी जी ने तो फिर भी ऐसी योजनाएं लागू की जिससे आम आदमी को उसके हिसाब का, सम्मान का पैसा उसके हाथ में पहुंच जाता है। लेकिन राजस्थान में तो हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है। ये राजस्थान की मुख्य जो चीजें थी जिसका हम लोग देखते हैं। और ये जनाक्रोश इसी बात का है कि राजस्थान की जनता भोली भाली है, कर्जा माफी के उस झांसे में आई और बाद में गलती समझ में आई। हम नहीं चाहते। आप लोगों ने तो वास्तव में इस गांव में इतना मजबूती से आपने ताकत दी कि आपने इस गांव को वैचारिक रूप से कांग्रेस मुक्त किया, लेकिन हमें फतेहपुर को भी कांग्रेस मुक्त करना है। इसलिए करना है कि जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी भेदभाव की नीति करती है, तुष्टीकरण की नीति करती है। मैंने कल राहुल गांधी जी से एक सवाल पूछा, 18 दिन की यात्रा चलेगी, 18 दिन में 18 सवाल उनसे पूछ रहा हूं। कल मैंने पूछा कि भाई आप ये बताओ, राजस्थान में तो आ गए, लेकिन राजस्थान की सरकार ये भेदभाव क्यों करती है? राजस्थान की सरकार ये तुष्टीकरण क्यों करती है कि जब सारी जनता आपके लिए एक निरपेक्ष एक तरह है, तो कम से कम इस बात का जवाब राजस्थान का देशभक्त व्यक्ति, राजस्थान का बहुसंख्यक व्यक्ति पूछेगा कि कन्हैयालाल दर्जी की उदयपुर में जो गर्दन काट के हत्या हुई, उस निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से मारने का काम क्यों हुआ? ये तो पूछना ही पड़ेगा कि रामनवमी पर और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लग जाए और कोटा में हिजाब को परमिशन देकर पीएफआई वहां रैली निकाले। पीएफआई आप जानते हो, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक आतंकवादियों का अराजक संगठन है जो देश में अराजकता फैलाता है, जिसको भारत सरकार ने बैन किया भी, लेकिन राजस्थान में उसकी जड़ें आज भी काम करती है। इसलिए आप लोगों के बीच में ये मैंने आज सवाल पूछा उनको, राहुल गांधी से सवाल पूछा कि राजस्थान में तुष्टीकरण कब रुकेगा, किस तरीके से निर्दोष कन्हैयालाल दर्जी जैसों की हत्याएं रुकेंगी, क्यों आपने पीएफआई पर बैन नहीं लगाया, क्यों पीएफआई को परमिशन दी, क्यों रामनवमी पर आपने प्रतिबंध लगाया, क्यों आपने हिंदू नववर्ष के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। 17 जिलों में 144 लगा दी। भीलवाड़ा से लेकर जोधपुर से लेकर करौली में जिस तरीके की दंगे हुए और सरकार के संरक्षण में प्रतिशोध के कारण लोगों पर मुकदमे दर्ज किए,
ये राजस्थान की जनता ने देखा है। ये काम कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो क्यों होता है? बहुसंख्यक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित कांग्रेस पार्टी के राज में क्यों महसूस करता है, और कांग्रेस पार्टी के लोग मुकदमे उन्हीं पर क्यों लगाते हैं? इसलिए आज मैंने आप सब लोगों की, जनता की अदालत में आपकी साक्षी में मैंने ये सवाल पूछा राहुल गांधी जी से कि आप यात्रा कर रहे हो, बेशक, क्योंकि राजस्थान तो सबका स्वागत करता है, लेकिन कम से कम राजस्थान की धरती पर कदम रखने पर यह तो बताते कि यहां की कानून व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। और कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा तुष्टीकरण का है कि जब आप इस तरीके से जाति में, पंथ में, धर्म का ये भेदभाव करके अत्याचार की राजनीति करोगे, तो मैंने पूछा उनसे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कब खत्म होगी। और इसी तरीके से मैंने पूछा कितने राजस्थान में जो अराजकता, आपको मुकदमे मैं जितने मामले बताऊंगा तो आपको खुद को ताज्जुब होगा। जयपुर का एक दृश्य था, एक भूख से बिलखती हुई कोई महिला रोटी मांग रही थी, एम्बुलेंस के लोगों ने बलात्कार किया। एक छोटा बच्चा जिसकी मौत हो गई, अस्पताल के कॉरिडोर में कुत्ते उसका शव नोच रहे थे। ये जयपुर की राजधानी की घटना है। अस्पताल की हालत खराब है, अस्पताल खुद बीमार है। जैसे सरकार बीमार है वैसे अस्पताल बीमार है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं और स्कूल में मास्टर नहीं। मैं अभी मुख्यमंत्री के एरिया में गया, मुझे लगा कि यहां तो रामराज की स्थापना हो गई होगी। एक सड़क पर चला जोधपुर के नजदीक 30 किलोमीटर में भी ये पता नहीं लग रहा था कि सड़क पे गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। बिजली के हालात आपके सामने किस तरीके से कहा, 350 करोड़ का भार तो अभी अभी राजस्थान के बिजली के बिल भरने वालों को पड़ता है। जो 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने गहलोत सरकार को दे दिए, वो योजना 24 में पूरी होनी थी, लेकिन अभी उस योजना में 30 लाख लोग फिर वंचित होंगे। यानी मोदी जी ने दे दिया तो भी तकलीफ है। ये तो भला हो मोदी जी का कि कोरोना जैसी महामारी में देश का नेता मजबूत था, इसलिए वैक्सीन लगा के, वैक्सीन बना के, लगवा के फ्री आप लोगों को, नहीं तो चाइना के लोग अभी तक जूझ रहे हैं। इस सरकार के भरोसे तो तकलीफ थी। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, आप वो सब लोग हो जो हिंदुत्व को जीते हो, वो सब लोग हो जो देश के लिए लड़ते और मरते हो। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, क्योंकि मुझे बताया कि पीछे दीनवा लाडखानी ऐसा जगह है कि जहां के जांबाज लोगों ने प्रथम दूसरे वर्ल्ड वॉर में 8-8 शहीद हुए और जो देश के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, ऐसे आप सब लोगों की परिश्रमी धरती जो समाज के प्रति, देश के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति पूरी मजबूती से आप लोग डटते हो। मुझे लगता है कि इस जनाक्रोश के अभियान की सार्थकता तभी होगी जब आप सब लोग मिलकर एक स्वर में पिछली हार का बदला लोगे। और इस बार मुझे लगता है कि फतेहपुर से परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2023 में बहुमत के साथ आए, लेकिन मुझे खुशी होगी कि फतेहपुर की जनता आजाद हो, फतेहपुर की जनता राष्ट्रवाद के साथ चले, फतेहपुर का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के हाथ मजबूत करे। मैं ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। अभी आपने ये पेटी देखी है, एक नंबर आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने मेरी बात तो बहुत शालीनता और सज्जनता से सुनी। एक पर्चा भी आपको दिया है। इस यात्रा में हम 200 विधानसभाओं में और लगभग हर गांव में जाएंगे। ये जितनी चीजें कही है, मेरे अलावा भी बाकी लोग आपको कहेंगे, लेकिन सरकार को पता कैसे लगे, जनता को पता कैसे लगे कि कितने लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जो तो राजस्थान की आबादी अभी 7.5-8 करोड़ के लगभग हो गई, लेकिन फिर भी जो मतदाता है, उस जागरूक मतदाता का अपना एक फर्ज है। और लोकतंत्र में नाजायज नहीं है। लोग तो सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, मौका आता हम भी लड़ते हैं, सदन में भी लड़ते हैं और सड़क पर भी लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई का एक छोटा सा अंश है। आपके पास यदि मोबाइल फोन है तो अपने हाथ मोबाइल निकालो, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। उस मोबाइल में आप नंबर भी डायल करते हो, किसी के पास बटन वाला है, किसी के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास फोटो वाला है, किसी के पास व्हाट्सएप वाला है, जो भी मोबाइल आपके पास है,
एक नंबर है, ये नंबर आपको दूर दराज रिश्तेदारों तक भी पहुंचाना है। और ये पूछ लेना राम राम करने के बाद, जय माता दी करने के बाद कि भैया इस नंबर पे मिस कॉल करी कि नहीं करी। 81 40 200 200। मेरे को तो ये नंबर इतना रट गया, एक दिन सुबह सुबह घरवाली कहती बोले रात को 81 40 200 200 क्या बड़बड़ा रहे थे। तो मैंने बताया धनियानी ये मिस कॉल का नंबर है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। 81 40 200 200। कोई दिक्कत हो तो पड़ोसी की मदद ले सकते हो, उसमें बुराई नहीं है। अच्छा, कई जवानों को लग रहा होगा इसमें तुरंत घंटी मारते 100 रुपए जमा हो जाएंगे खाते में। 81 40 200 200। ये जो बात मैंने कही ये सरकार के उसकी नीतियों के खिलाफ, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करना है। एक ये शिकायत की पेटी है, आपके मन में गांव से लेकर पूरे प्रदेश स्तर तक सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ऐसा जो हमारे ध्यान में लाना है, कोई आपका सुझाव और सलाह है, उसमें सरकार को देने लायक होगी सरकार को देंगे, हमारे पास रखने लायक होगी हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में, मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहीं न कहीं उसको शामिल करेंगे। तो आप लोग भी इसमें अपनी तरफ से अपनी समस्या इस पेटी में डाल सकते हो। हालांकि इसमें कई बार बड़ी रोचक चीजें आती हैं, कोई शिकायत भी करता है, कोई डिमांड भी करता है। अभी कल परसों एक पर्ची देखी तो किसी कुंवारे ने भी लिखी हुई थी कि भाई साहब 2023 में सरकार आए तो मेरी शादी जरूर करा देना। अब पेटी है तो इसमें तो सब तरीके के लोग लिखते हैं, तो आप अपनी समस्या लिख सकते हो और उस समस्या को हम लोग देखेंगे, हमारी तरफ से जो कोशिश होगी करेंगे। मैं आज आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारी साक्षी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, विकास जी हमारे मंडल के अध्यक्ष जी हैं, सुनीता जी हैं, मधु जी हैं, राजेश जी हमारे प्रभारी, हरिराम रिणवा जी, हमारे दिनेश दाबाई जी, विनोद जी मेला, हमारे विकास जी, रामोतार जी, यतेंद्र जी पारिक, पूर्ण सिंह जी शेखावत, सरोज जी कड़वासरा। सरोज जी के ससुराल है क्या? अच्छा। राम निवास जी सैनी, हमारे तमाम लोग हैं जिन्होंने आज आप लोगों के बीच में आए और इस चौपाल को उन्होंने सफल बनाया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जितेंद्र जी का भी गांव है ये, खर्चा पानी तो करते हैं। अच्छा, बड़ा है तो छोटा में धक्को या दखल करने लग जाओ। अरे पंचायत है कि देखो कि नहीं। ठीक है बात, ठीक है बात अभी करेंगे बात, क्योंकि सभा में नहीं हो सकता।